गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज समीर शर्मा और आज हम अकाउंट्स में एक नए चैप्टर की बात करेंगे +2 के लिए, विच इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के अंडर आता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बेसिक मतलब होता है जहां पर पार्टनरशिप फर्म तो वही रहेगी पर हम उसे रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब दोबारा बना रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन की कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो आपका एग्रीमेंट ऑलरेडी बना हुआ है बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, अगर उनमें कोई चेंज होता है तो उसकी बात कर रहे हैं हम। एंड आफ्टर द चेंज अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जब वो चेंज होगा तो एक नया एग्रीमेंट बनेगा, नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा, ठीक है। एंड द चेंज इन द एग्रीमेंट does not mean, आपने ये बात याद रखनी है, the change in the agreement does not mean an end of partnership firm। मतलब ये हुआ कि सिर्फ एग्रीमेंट में चेंजेस हुए हैं, पार्टनर्स वही हैं शायद सारे के सारे, या पार्टनर्स में चेंजेस हो सकता है लेकिन फर्म में कोई चेंज नहीं है, बिजनेस में कोई चेंज नहीं आया, तो इसे हम कहते हैं बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मोटे मोटे लफ्जों में अगर बात की जाए तो इसका बेसिक मतलब होता है कि जब आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स किसी भी रीजन की वजह से अपनी रेशियोज को चेंज करते हैं, ये बेसिकली मैं आपको रीजंस इसके एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहां पर आपके एग्रीमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। एग्रीमेंट में चेंजेस का मतलब होता है कि जो एग्रीमेंट आपने बनाया हुआ है आप उसमें किसी तरह के चेंजेस करना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीजन। वो रीजंस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन में याद रखना है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जहां पर पार्टनरशिप फर्म सेम रहेगी, बिजनेस सेम रहेगा, पर जो एग्रीमेंट है उसमें किसी तरह के चेंजेस आ जाएंगे। अब वो चेंजेस किस किस रीजंस की वजह से आते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। तो रीजंस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है या कहां पर हम इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत समझते हैं। तो इसके 4 रीजंस होते हैं बेसिकली। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बेसिक मतलब होता है जहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो से खुश नहीं है तो वो अपनी रेशियो को चेंज करते हैं। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, से फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C, अब उनकी रेशियो अब तक इक्वल थी बट देन दे डिसाइडेड कि हमारी रेशियो इक्वल नहीं होनी चाहिए। मे बी वन ऑफ देम, जो एक पार्टनर है, से फॉर एग्जांपल पार्टनर A, जो आपके लिए या फर्म के लिए ज्यादा काम कर रहा है, तो व्हाट ही वांट्स कि मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमने रेशियो में अब चेंजेस करने हैं। अब वो रेशियो में जब चेंजेस होंगे तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक रीजन मानते हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द फर्स्ट रीजन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ऑब्वियस सी बात है, वेन एवर न्यू पार्टनर comes into the partnership firm, enters into a partnership firm, ratio will change। और जब भी रेशो में चेंजेस आएंगे अगेन देयर विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब बहुत सारी चीजें चेंज होंगी जब एडमिशन होगा न्यू पार्टनर का, रेशोज चेंज होंगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो चेंजेस आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजों में जब चेंजेस आएंगे तो वो सब कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएगा। तो सेकेंड रीजन इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद थर्ड रीजन होता है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। पहला था एडमिशन, जहां पर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज अगर एक पार्टनर एनी वन ऑफ द पार्टनर जा रहा है, अब जाने का रीजन कुछ भी हो सकता है, वो रिटायरमेंट भी हो सकती है, और उसके अलावा अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी वो पार्टनर जाएगा। तो जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर जाएगा ड्यू टू एनी रीजन, अगेन कुछ चेंजेस आएंगे फर्म में, रेशियोज में चेंजेस आएंगे, एग्रीमेंट विल चेंज, और जब एग्रीमेंट चेंज होगा तो दैट इज अगेन अ रीजन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। एंड द लास्ट जो रीजन है दैट इज अमलगामेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स। अमलगामेशन का बेसिक मतलब होता है मर्जर का मतलब होता है जब दो डिफरेंट फर्म्स जो ऑलमोस्ट एक ही तरह का बिजनेस करती हैं मर्ज हो जाती हैं। बेसिकली मर्ज होने का बेसिक रीजन ये होता है कि वो एक दूसरे से कंपीट नहीं करना चाहती या वो मिलके कंपीट करना चाहती हैं बाकी फर्म्स के साथ। तो दैट इज बेसिकली अमलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बेसिकली अमलगामेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स भी एक रीजन होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये है 4 रीजंस
जो बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन के रीजंस होते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं, जब एग्रीमेंट में चेंजेस लेके आते हैं, तो ये 4 रीजंस हैं जिनकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो आज हम इसमें सबसे पहला रीजन विच इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम आज उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो से खुश नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, वो कोई भी रीजन उनका हो सकता है, और जब वो उस रेशियो में चेंजेस करते हैं, वो जो रेशियो है वो जो चेंज होती है, रेशियो में चेंजेस की वजह से देयर विल बी फ्यू पार्टनर्स जो कुछ गेन कर रहे होंगे, देयर विल बी फ्यू पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो ये सब कुछ जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टॉपिक के अंडर हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी वजह से हमारी फर्म में क्या चेंजेस आते हैं। तो उन सब की डिस्कशन कर स्टार्ट करते हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बेसिक मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंज आता है, अगेन ड्यू टू एनी रीजन, सम पार्टनर्स मे गेन इन फ्यूचर एंड अदर पार्टनर्स मे सेक्रीफाइस इन फ्यूचर। इसका मतलब हुआ कि जब भी रेशो में चेंजेस आएंगे, कुछ पार्टनर को या किसी एक पार्टनर को या 2 पार्टनर्स को उसकी वजह से गेन होगा और किसी 1 या 2 पार्टनर्स को उसकी वजह से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फ्यूचर रेशियोज में। देन द गेनिंग पार्टनर शुड कॉम्पनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब तक आपकी रेशो शायद इक्वल थी, या जो भी आपकी अब तक रेशो थी, अब उसमें चेंजेस आ गए हैं, उसकी चेंजेस की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है और आपको फायदा हो रहा है। अब मैं नुकसान क्यों सहूं? मैं नुकसान तभी सहूंगा अगर आप मुझे इन ल्यू ऑफ दैट कॉम्पनसेट करोगे, मतलब आप मुझे उसके बदले कुछ प्रोवाइड करोगे, तभी मैं कुछ सेक्रीफाइस करूंगा आपके लिए, अदरवाइज मैं आपके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो ये सब कुछ जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंडर आता है। तो अब जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा इन डिफरेंट टर्म्स। अब वो कॉम्पनसेशन किस किस तरह की होगी और किस किस चीज की होगी वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कंपनसेशन का मेन पार्ट है, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि आप गुडविल को कैसे ट्रीट करने वाले हो। अब गुडविल क्या होती है, अब हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। हमने गुडविल कैसे निकाली वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम इसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब प्रॉफिट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं तो इस गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो हम उस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करेंगे। द गेनिंग पार्टनर शुड कॉम्पनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दिस कॉम्पनसेशन मेड थ्रू गुडविल इन पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब ये हुआ कि जब एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है किसी दूसरे पार्टनर के लिए, तो जो गेनिंग पार्टनर है, द पार्टनर हु इज गेनिंग आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसकी वजह से अब जो बेनिफिट आपको मिल रहा है एज अ गेनिंग पार्टनर, उसके लिए आप मुझे कॉम्पनसेट करोगे, आपको मुझे बेनिफिट देना होगा क्योंकि आई एम सेक्रीफाइसिंग फॉर यू। तो इस केस में अब हम जो सेक्रीफाइसिंग है या जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको गुडविल प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री किस चीज़ की? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। कि जब एक पार्टनर गेन कर रहा है और दूसरा पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट कैसे करेगा। तो उसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो जर्नल एंट्री जो आपकी होगी दैट विल बी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल के लिए कॉम्पनसेट करेगा। और गुडविल कैसे निकाली जाती है वो हमें अच्छी तरह पता है, पर जो गुडविल हम निकालेंगे वो आपने याद रखना है कि वो गुडविल ऑफ द फर्म होने वाली है। हमने उसमें से इन दोनों का उतना ही शेयर फाइंड आउट करना है जितना ये गेन कर रहा होगा और जितना ये सेक्रीफाइसिंग। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद अब हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स वो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं जो कंपनी ने या फर्म ने पिछले कुछ सालों में अपनी सेविंग्स बचा के रखी होती हैं। अब वो रिजर्व एंड सरप्लस जो हैं वो पार्टनर्स के हैं। अब इस पर्टिकुलर केस के अंडर जहां पर रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में है ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो अब उन रिजर्व एंड सरप्लस को कैसे ट्रीट किया जाएगा अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस होता है। अब इस पर्टिकुलर केस में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंडर जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स की, तो इसके अंडर इटसेल्फ 2 केसेस आते हैं। तो पहले केस की बात करते हैं, इफ पार्टनर्स डोंट वांट टू शो प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स इन
बैलेंस शीट। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास पड़े हुए हैं हम उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते। अब अगर वो बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे तो उसका क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि वो उन रिजर्व्स और सरप्लस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अब जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और उसकी अब हम जनरल एंट्री की बात करते हैं। तो उसकी जनरल एंट्री होती है रिजर्व एंड सरप्लस, कोई भी रिजर्व क्यों ना हो, किसी भी रिजर्व की हम बात कर सकते हैं। जनरल रिजर्व इसके अंडर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके अंडर आएगा, रिजर्व फंड के नाम से भी ये बैलेंस हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पोजिशन फंड के नाम से ये बैलेंस हो सकता है। तो किसी भी फॉर्म में रिजर्व एंड सरप्लस क्यों ना पड़ा हो तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एंट्री विल बी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है कि आज तक आपने जो भी अर्न किया टिल टुडे, जिस दिन आपने ये डिसाइड किया कि आप रेशो में चेंजेस लेके आ रहे हो, वहां तक के जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट्स और रिजर्व्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो रिजर्व्स हैं ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो जो भी आपके पास अब तक का रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस है वो सारा का सारा बैलेंस पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब ये तो बात हुई फेवरेबल बैलेंसेस की। फेवरेबल बैलेंसेस वो होते हैं जो आपकी लायबिलिटी साइड पे पड़े होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं ये रिजर्व एंड सरप्लस आपकी एसेट साइड पे होते हैं। जनरली जो बैलेंसेस, जो रिजर्व्स आपकी एसेट साइड पे होते हैं वो आपके लिए रिजर्व्स नहीं होते, वो नॉर्मली आपके लिए लॉसेस होते हैं। और अगर वो लॉसेस हैं तो उनका क्या करना है? उन रिजर्व्स को या उन लॉसेस को या उन पीएनएल अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस को आपने राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मीन्स आपने उसे बुक्स में से खत्म करना है। तो अगर आप उसे बुक्स में से पूरी तरह खत्म करना चाहते हो तो उन लॉसेस को भी यही पार्टनर्स आपस में राइट ऑफ करेंगे। द ओनली डिफरेंस विल बी, वो होगी जनरल एंट्री में। जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किए प्रॉफिट्स तो हमने एंट्री डाली रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर जब यही रिजर्व्स ना होके लॉसेस में कन्वर्ट हो चुके होंगे तो उस केस में इस जनरल एंट्री को हम क्या करने वाले हैं? हम इस जनरल एंट्री को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाने वाले हैं। मतलब ये एंट्री आपकी उल्टी होने वाली है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, या फिर जिस भी रिजर्व और सरप्लस का नाम गिवन होगा। नॉर्मली ये पीएनएल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, रेशो अभी भी वही रहेगी। इसी में सेकंड केस, कई बार जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम रिजर्व एंड सरप्लस को हाथ नहीं लगाना चाहते। हाथ नहीं लगाना चाहते का मतलब हम इनको वहीं जहां ये पड़े हुए हैं इनको वहीं पड़े रहने दो, हम इनमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं चाहते, हम ना इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ना हम इसे राइट ऑफ करना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि अब रेशो चेंज हो गई है। अगर अब रेशो चेंज हो गई है तो आपने जो अब तक अर्न किया वो तो आपने ओल्ड रेशो में अर्न किया था। अब जब आपकी रेशो चेंज हो गई है तो इससे बेसिक नुकसान या लॉस किसको होने वाला है? ये लॉस होने वाला है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। हम ये नहीं चाहते कि उसको लॉस हो, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम उसको उसके लॉस का कॉम्पनसेशन देंगे। और वो कैसे देंगे? ये जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं इन सबका शेयर उसको देंगे। किस रेशो में? जिस रेशो में वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये देगा कौन? द पर्सन हु इज गेनिंग आउट ऑफ इट। तो उस केस में इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो जिसमें केस 2 है वो बनता है इफ पार्टनर्स वांट नॉट टू चेंज द बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड रिजर्व्स। जो रिजर्व्स और पीएनएल अकाउंट के आपके बैलेंसेस हैं, पार्टनर्स उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहते, तो उस केस में अब जनरल एंट्री क्या होगी? वही जो हमने पहले गुडविल के लिए डाली थी। एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उन्हें या उसे रिजर्व एंड सरप्लस का वही शेयर मिल जाएगा जो उसको चाहिए, और जो पार्टनर गेन कर रहा है वो ये शेयर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को प्रोवाइड करेगा। सेकंड पार्ट इसी में बिल्कुल ऊपर वाली एंट्री की तरह ही इस केस में भी अगर प्रॉफिट्स ना होके हमारे पास लॉसेस हैं तो और उस केस में भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उस लॉसेस को राइट ऑफ नहीं करना चाहते, तो हम उस केस में जनरल एंट्री को क्या कर देंगे? बिल्कुल ऑपोजिट। ये एंट्री भी आपकी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी जो पहले वाले पार्ट से थी। तो जैसे हमने ऊपर वाली एंट्री में से ऑपोजिट किया था, तो अगर आपके पास लॉसेस हैं तो इस केस में आप इस एंट्री को भी उल्टा कर दोगे, तो एंट्री आपकी बनेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अब जब हमने ये ट्रीटमेंट कर ली है रिजर्व एंड सरप्लस की, तो अब हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन की, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो उसके लिए तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करते हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
रीवैल्यूएशन का मतलब होता है जहां पर आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज जो कि बैलेंस शीट में गिवन है, जो बैलेंस शीट में वैल्यूज होती हैं वो बुक वैल्यूज पे होती हैं, जब आप उसका कंपेयर करते हो या उसको कंपेयर करते हो आपकी प्रेजेंट वैल्यूज के साथ, इन्हीं एसेट्स और लायबिलिटीज की जब आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू को इनकी बुक वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हो तो दैट इज बेसिकली नोन एज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगेन द पार्ट इज कि अब एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है एंड द अदर वन इज गेनिंग। अगर ऐसा है तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको फ्यूचर में जो उन एसेट्स का पार्ट रहेगा वो उस रेशो में मिलेगा जो उसकी आज की न्यू रेशो बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने पैसा इन्वेस्ट किया था ओल्ड रेशो में तो उसे कुछ और मिलता, अब जो रेशो चेंज हो गई है तो शायद उसे उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि उसका नुकसान हो, हम नहीं चाहते कि उसे किसी भी तरह का लॉस हो, तो हम उसे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का भी बेनिफिट देना चाहते हैं। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के केस में हम करने क्या वाले हैं, दो पार्ट है इसमें, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह जो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट इज व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन देयर रिवाइज्ड वैल्यू इन अकाउंटिंग बुक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज की न्यू वैल्यूज में बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाए। आप उसकी रिवाइज्ड वैल्यू जो है बैलेंस शीट में शो करना चाहते हो। जब आप ऐसा करोगे तो इस केस में रीवैल्यूएशन में या तो आपको रीवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन की, मतलब कि आपने रीवैल्यूएशन किया और आपको उस रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ। तो अगर प्रॉफिट हुआ और आप ये चाहते हो कि जो बैलेंस शीट में जो वैल्यूज हैं वो रिवाइज्ड वैल्यू शो की जाए, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ द जर्नल एंट्री पार्ट। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जर्नल एंट्री भी आपकी ओल्ड रेशो में ही होने वाली है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये रेशो ओल्ड में जाएगी और जर्नल एंट्री इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट आपको मिलेगा वो सारा का सारा सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये तो हुई प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन की बात। अगर अब प्रॉफिट ना हो, लॉस हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, उस केस में हम इसी जर्नल एंट्री को ऑपोजिट कर देंगे। तो इस केस में हम जर्नल एंट्री को उल्टा करने वाले हैं, बिल्कुल प्रीवियस जर्नल एंट्री की तरह जो हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए की थी। तो एंट्री जो आपकी होगी वो बन जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रेशो अभी भी वही रहेगी, मतलब ओल्ड रेशो में ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट देयर प्रीवियस वैल्यू। नाउ इन दिस केस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम अपनी जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आप उसमें चेंज नहीं करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में जो आज की डेट का सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको लॉस होगा, क्योंकि उसे पहले कुछ और शेयर मिलना था जो कि बेनिफिशियल था उसके लिए, और आज की डेट में उसको वो शायद शेयर नहीं मिलेगा। अगेन हम उसका लॉस नहीं चाहते हैं, तो इस केस में हम उसके लिए क्या करेंगे, जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम वैसे ही बनेगा जैसे बनता है, और जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हम उसको उसका क्रेडिट दे देंगे। तो हम बेसिकली इसमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ही रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट का शेयर देने वाले हैं। नाउ द एंट्री विल बी, इस केस में वही एंट्री जो हम ऑलरेडी 3 बार करके आए हैं। तो एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन इन दिस केस ऑल्सो देयर इज अ चांस कि आपको रीवैल्यूएशन के ऊपर लॉस हो जाए। अब अगर रीवैल्यूएशन के ऊपर लॉस हुआ तो अब आप क्या करने वाले हो, तो अगेन आप इस एंट्री को ऑपोजिट डायरेक्शन में डालने वाले हो। तो आपकी जो एंट्री होगी वो होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये था आपका चैप्टर चेंज इन प्रोफिशिंग रेशो, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पर फिर भी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 100% मिलने ही वाला है। तो जो बच्चे फुल स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 नंबर की भी वैल्यू होती है, तो हम इस चैप्टर को ढंग से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।